ज़माने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ज़माना गवाह है में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद हसीब असलम, और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब हसन सदीक़ साहब, जो मुल्की और आलमी हालात पर गहरी नज़र रखते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं तंज़ीम इस्लामी के रिसर्च स्कॉलर जनाब रज़ा उल हक़ साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ़्ते में बड़ी तेज़ी से हालात में तब्दीली आती रही और तालिबान के एक अहम सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने एक आला सतही दौरा किया चाइना का, और वहाँ एक आला सतही वफ़द से मुलाकात की। और एट द सेम टाइम अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया और ख़ास तौर पर वहाँ दलाई लामा से भी मुलाकात की, जो कि अपनी एक चाइना मुखालिफ शनाख्त रखते हैं। तो ये दो मुलाकातें जो हैं वो बड़ी मायने रखती हैं और इस ख़ित्ते के बदलते हुए हालात में बड़ी सिग्निफिकेंस रखती हैं। हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ जो है वो 5 अगस्त के जो 2 साल पहले का वाक़या, भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी मामलात और क़वानीन को पसे पुश डालते हुए और तमाम अखलाकियात को पसे पुश डालते हुए कश्मीर और लद्दाख और जम्मू वगैरह पर शब खून मारा, उसको 2 साल होने को आ रहे हैं। अब तक उसमें क्या पेशरफ्त हुई और क्या मुतवक्को है, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी हसन सदीक़ साहब जी, हाल ही में जो एक दौरा किया अफ़गानिस्तान में तालिबान के जो एक अहम जो सियासी सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब, उन्होंने एक आला सतही वफ़द के साथ जो चाइना का दौरा किया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे खित्ते के मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी जो सिग्निफिकेंस है, ये हमें अंदाज़ा इसका लगाना बहुत आसान है कि अगर हम आलमी मीडिया की सुर्खियाँ देखें और भारतीय मीडिया की सुर्खियाँ देखें, वो वेस्ट और वो नेटो जिसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की अफ़गानिस्तान में, जिसके बहुत सारे मकासद थे, मुआशी मकासद भी थे, मजहबी मकासद भी थे, और ये उसकी आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी शिकस्त थी कि वो जो मुलाकात थी और वज़ीर ख़ारजा लेवल पे वो मुलाकात हुई, उससे यकीनी तौर पे नींदें उड़ी हैं नेटो की भी और भारत की भी। सिर्फ उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात नहीं की, एंथनी ब्लिंकन जो वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका के, बल्कि उन्होंने जो तिब्बत हाउस है उसके मज़ीद ऑफिशियल से भी बात की। देखिए, ये पाकिस्तान का जो रोल है वो हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, और बल्कि जो ज़ल्म खलीलज़ाद थे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफ़गानिस्तान पे, उन्होंने भी पाकिस्तान के रोल को माना था कि मुज़ाकरात की टेबल पे तालिबान को लाने में पाकिस्तान का बहुत अहम रोल था। और यकीनी तौर पे ये जो चाइना की मुलाकात हुई है तालिबान से, उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल था। ज़ाहिर पाकिस्तान के भी स्टेक्स हैं, बैक डोर पे यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने इसके लिए कोशिश की होगी और चाइना ने भी यकीनी तौर पे पाकिस्तान का ही रास्ता इस्तेमाल किया होगा उनसे मुलाकात करने के लिए। इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा जो लोग ज्योग्राफी में थोड़ा सा जिनका इंटरेस्ट हो या जो समझते हों, और सीपैक का और रूट देखा उन्होंने, या जो एक सदियों पुराना सिल्क रूट था उसका किसी को अंदाज़ा हो, तो वो समझ जाएगा कि ये जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू चाइना ने अपनी ट्रेड को वसी करना है और अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना है और मुल्कों को, मुख्तलिफ खित्ते के ममालिक को अपने साथ मिलाना है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, अफ्रीका हो, उसके लिए अफ़गानिस्तान का पुरअमन होना नागुज़ीर है। अगर आप अफ़गानिस्तान की लोकेशन देखें तो वो गेटवे है सेंट्रल एशिया का, और फिर ज़ाहिर है फिर सेंट्रल एशिया से फिर आगे यूरोप भी है। तो इसके लिए चाइना को इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा था। चाइना के लिए तो ये मिडिल ईस्ट का भी गेटवे है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल ईस्ट का भी यही गेटवे बनता है उनके लिए। तो उनको अंदाज़ा था इसका, और वो समझते हैं कि जो BRI में इस वक्त कोई सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है तो वो अफ़गानिस्तान में बदअमनी है। इसलिए उन्होंने अभी अफ़गान तालिबान की वहाँ पर कोई ऐसा सच गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मौके पर अफ़गान तालिबान को वहाँ पर बुलाया और जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया वो सब हमारे सामने है। इसीलिए चाइना ने तालिबान को पिवटल फोर्स करार दिया अफ़गानिस्तान में, और
जो इंडियन इन्वेस्टमेंट थी, अब देखें जो इंडियन स्टेक्स हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। इसी वजह से अगर आप इंडियन कई तजियाकार भी देखें तो वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जांपल गज़ाला वहाब, उनकी कॉलमिस्ट हैं बहुत मशहूर, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। उनका कहना था कि उन्होंने रिसेंटली आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने कहना था कि हमें कि इंडिया सही अफ़गानिस्तान को नहीं समझा, कि अफ़गानिस्तान में कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, उनके अफ़गान गवर्नमेंट से अच्छे ताल्लुकात हो गए, तो इंडिया समझ बैठा कि उनके अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। ये जो तालिबान जो हैं, ये जो नई रियलिटी है, इसको समझना होगा। तो ये जो रिसेंट मुलाकात थी, इसने बहुत सारे दुनिया का अब आगे का एक नक्शा खींचा है। और इस सूरत हाल के बाद अब वो जो ग्रेटर वॉर कहा जा रहा है कि इस खत्ते में लड़ी जाएगी किसी वक्त, चाइना की और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, तो उसमें फिर अफ़गानिस्तान का रोल बहुत अहम होगा। जी, इसमें आपकी इजाज़त से मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि हसन साहब फरमा रहे थे कि चाइना ने इस बात को समझा है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से गवर्नमेंट इन वेटिंग जिसको कहा जाता है, यानी फ्यूचर की गवर्नमेंट, वो अब अफ़गान तालिबान ही होंगे। और चाइना ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। जो समझदार कौम होती है वो वही होती है जो कि फ्यूचर के जो हालात हैं, जिस तरफ रुख मुड़ रहे होता है हालात का, उसको देखती है और वो समझती है। और यकीनन चाइना ने इस बात को समझा है कि हमारे जो फ्यूचर के मफादात हैं, और चाइना के मफादात एक तो जैसा कि हसन साहब हमारे थे BRI से लिंक्ड हैं, CPEC से ऑफ कोर्स लिंक्ड हैं, और साथ ये भी कि चाइना समझता है कि अमेरिका यहाँ पे हमारी कंटेनमेंट के लिए आया हुआ है और मौजूद है इस इलाके में, और उसने अपनी प्रॉक्सी को, यानी इंडिया अमेरिका की प्रॉक्सी बन चुकी है, वो भी जानता है कि इंडिया एज अ प्रॉक्सी उसको यूज़ कर रहा है। अब इंडिया अगर अफ़गानिस्तान में मौजूद रहता है जैसा कि रहा है, और इंडिया ने इस बात को माना है, इंडिया के जो तबसरा निगार हैं, उनके जो एक्स मिलिट्री के बंदे हैं, वो भी ये बात माने हैं कि 17 काउंसिल खाने अफ़गानिस्तान में मौजूद होना इंडिया का, उसका एक ही मकसद बन सकता है, ये कि वहाँ से तखरीबी कार्रवाइयाँ हों। और अमेरिका और इंडिया अब भी यही चाहते हैं कि यहाँ अमन ना आए, जैसा कि हसन साहब फरमा रहे थे। तो इतनी बड़ी ये डेवलपमेंट है कि फॉल्ट लाइंस बहुत क्लियर होती जा रही हैं दुनिया में, कि एक तरफ अमेरिका और उसका पूरा ग्रोह है, लाओ लश्कर कह रहे हैं आप, मुख्तलिफ ममालिक की सूरत में वो मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो चाइना एक तरफ मौजूद है, बड़ी ताकत है। अमेरिका को भी इस चीज़ का अब इदराक हो चुका हुआ है कि चाइना ही बड़ी ताकत है जो मुकाबला करेगी अमेरिका का। और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक जो हैं उनके भी मुफादात हैं, और अफ़गान तालिबान भी ये बात जानते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान में अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान कायम करनी है, उससे हम इनहराफ नहीं करेंगे और उससे वो इनहराफ करेंगे भी नहीं। हाँ, ये है कि उससे हट कर द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, तो बेसिकली अमेरिका का एनिमी चाइना है, तो वो उसके साथ ताल्लुकात रखने की सूरत में, फ्रेंडशिप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ताल्लुकात रखने की सूरत में वो उसको किसी सूरत में ये नहीं समझेंगे कि ये बहुत बुरी चीज़ है कोई। हाँ, उन्होंने अपने कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ासतौर पे यगूर मुसलमानों के हवाले से, वो उन्होंने बयान किए हैं, चाइना के सामने खुल कर रखे हैं। तो पाकिस्तान, अफ़गान तालिबान, चाइना, इसी तरह और इस खित्ते की और इससे हट के भी जो मुख्तलिफ ताकतें हैं वो इकट्ठी होना चाहेंगी एक जगह पे, क्योंकि उन्हें मालूम है अमेरिका और उसके इत्तेहादी दूसरी जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट प्रोबेबली फ्यूचर में जाके गेम चेंजर भी एक बन सकती है। अच्छा, आपने भी कहा कि तालिबान ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो रखे वहाँ, तो चाइना ने भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे होंगे, आखिर उन्होंने भी तो कुछ इस मुलाकात से गेन किया होगा, तो इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, जो हमारे पास चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का इस पूरी मुलाकात के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की, उसके बाद जो उनका इलामिया जारी हुआ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो जारी की, उसमें एक चीज़ थी सिर्फ जो कि उन्होंने अफ़गान तालिबान ने अश्योर करवाई है चाइना को कि जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट अगर कोई है चाइना में चल रही है, और हमें पता है कि कहा यह जाता है आमतौर पे वेस्टर्न मीडिया उसको पोर्ट्रे करता है, एक तो चाइना की अपनी पॉलिसी है यगूर मुसलमानों के हवाले से, लेकिन आमतौर पे उसको पोर्ट्रे ये किया जाता है जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर है कि जो उनके सेपरेटिस्ट्स हैं और वो अमेरिकन सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप के साथ बहुत सारे सेपरेटिस्ट मौजूद हैं। तो अफ़गान तालिबान ने अश्योर करवाया है कि हम उनको सेफ हेवन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये बात तो अफ़गान तालिबान तकरीबन हर दुनिया के मुल्क को ये कह रहे हैं ना कि हम आपके खिलाफ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जी, एग्जैक्टली। और उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि अफ़गान तालिबान ने ये कहा हो कि हम अगर चाइना किसी सतह पर यगूर मुसलमानों के खिलाफ अट्रॉसिटीज़ में मुलव्वस है तो वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा हम आवाज़ उठाएंगे, जिस तरह के हम इस फोरम से पहले भी ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने भी, जैसा कि आपके इल्म में ये बात कही हुई है
कि हम यगूर मुसलमानों के हवाले से बात आगे उठाएंगे, लेकिन हमें जो अमेरिकन प्रेशर होता है या अमेरिका की डिक्टेशन है उसके हवाले से, या अमेरिका की यहाँ पे अपनी इन्फ्लुएंस या अपनी लॉबिंग, उसके थ्रू बात उठाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली चाइना के साथ कर सकते हैं, डायरेक्टली चाइना के साथ बात उठा सकते हैं, और ज़रूरी भी नहीं है कि हम ढंढोरा पीटे कि हमने बात उठाई है। जी जी, हम उनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं इस वाले से। जी रज़ाउल हक साहब, जो इसी दौरान जो है वो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का भारत में आना और फिर दलाई लामा से मुलाकात करना, ये इसके एक रिएक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, और इसके ऐसे असरात भी देखे जा रहे हैं कि शायद ये दो जो सुपर इस वक्त की ताकतें हैं, ये एक महाजराई की कैफियत में जा रही हैं। तो इस बारे में क्या ख्याल है आप? जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि महाजराई की कैफियत में तो मौजूद हैं दोनों, अमेरिका और चाइना की वॉर, कोल्ड वॉर कह सकते हैं उसको, ट्रेड की सूरत में भी, दूसरी सैंक्शंस एक दूसरे पे लगाने की सूरत में भी, और कई जगह प्रॉक्सीज की सूरत में भी, जैसा कि हसन साहब फरमा रहे थे कुछ देर पहले, तो वो चल रही है। हॉट वॉर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई और शायद हो भी ना, लेकिन जैसा कि आपने क्वेश्चन में पूछा कि क्या ये उसके रिएक्शन में जो अफ़गान तालिबान ने चाइना विज़िट किया, देखिए उसकी दो हिस्से हैं। जो विज़िट था स्केड्यूल्ड विज़िट था, कहा यही जाता है कि जो अमेरिका है उसका इंडिया के साथ जब से ये 2+2 स्ट्रेटेजिक डायलॉग चल रहा है उनका, तो विज़िट्स होते रहते हैं उनके अक्सर इस मामले में, और ऑन द फेस ऑफ इट ये विज़िट पहले से स्केड्यूल्ड होता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जाके दलाई लामा से मिलना, ये फिर एक अफ़गान तालिबान के चाइना के विज़िट के ऊपर उनकी तरफ से फौरी तौर पे एक रिएक्शन के तौर सामने आई। दलाई लामा का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड। जी एग्जैक्टली। अब देखिए इन रियलिटी दलाई लामा की तरफ जाने से पहले देखें तो चाहे वो क्वाड का ताल्लुक हो उनका, चाहे वो अमेरिका अपने यहाँ इस पूरे रीजन में मौजूदगी की सूरत में हो, चाहे इंडिया और इसराइल और अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात की सूरत में ये बात सामने आ रही हो, चाहे एंटी चाइना स्ट्रेटजी की सूरत में ये बात सामने आ रही हो, चाहे अफ़गानिस्तान के इशू के हवाले से बात सामने आ रही हो, या चाहे वो यूज़ करना चाहते हो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट भी और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, जो इंडिया के भी वहाँ पे अलाइन होते हैं स्ट्रेटेजिक ताल्लुक, जो उनकी सोच है या विजन है अमेरिका के साथ, इंडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ है। इन पूरी सिचुएशंस में बहाना कोई बनाया जाता है, लेकिन विजिट के मकासद बहुत सारे होते हैं। अब जिस तरह कि आपने दलाई लामा का जिक्र किया, देखिए द थिंग्स वी नो, सन राइजेस इन द ईस्ट, द वर्ल्ड इज राउंड, और अमेरिका, इंडिया, इसराइल, दे आर ट्रबल मेकर्स, दीज आर द थिंग्स वी नो। इसके ऊपर कोई दलील देने की जरूरत नहीं रही हुई, इतनी दलीलें में पहले मिल चुकी हैं इस इलाके के हवाले से, इस इलाके के हवाले से भी, और इससे हटके भी देखें अमेरिका के जो पूरी दुनिया में मफादात होते हैं, वो हर जगह आपको नजर आएंगे कि वो मुसलमानों के खिलाफ जा रहे होते हैं। उनके मफादात इसलिए कि इसराइल के मफादात भी अलाई करते हैं ना, उसके अलाइन कर रहे होते हैं उनके साथ, तो वो भी यही चाह रहा होता है। अब दलाई लामा के बारे में सुन लीजिए, इस वक्त ये 14th उनके रिलीजियस सुप्रीम लीडर जिसे कहा जाता है वो हैं किनके? तिब्बत के। ठीक है। तिब्बत जो है चाइना उसको अपनी टेरिटरी कंसिडर करता है, जिस तरह के ताइवान है, हांगकांग है, ठीक है। चाइना तिब्बत को भी वन चाइना का हिस्सा कंसिडर करता है। लेकिन पूरी दुनिया में जो अमेरिका है और चाइना के जो खिलाफ ममालिक हैं, चाइना के खिलाफ इत्तेहाद के जो ममालिक हैं, वो ऐसे लोगों को पाल पोस कर वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं चाइना के खिलाफ अपनी कैंपेन के अंदर। अब आप देख लीजिए, ये जो दलाई लामा इस वक्त मौजूद हैं, इनको कहा जाता है कि ये फॉर्मर या रिटायर्ड कहते हैं, वो उसको पॉलिटिकल लीडर भी हैं, जबकि वो तिब्बत में कभी उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की। ठीक है। दलाई लामा ने कहाँ पॉलिटिक्स की उन्होंने? या तो जहाँ पे उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस है वो इंडिया में है, अच्छा, यानी तिब्बत को क्लेम करते हैं, चाइना के खिलाफ बात को क्लेम करते हैं, रेजिडेंस इंडिया में है। ठीक है। या फिर अमेरिका के अंदर इनको CIA ने, और ये मशहूर बात है CIA के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है, वहाँ पे इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं अमेरिका के अंदर, जितना CIA ने इनको फाइनेंस किया है, वहाँ पे हॉलीवुड की मूवीज़ में इन्होंने काम किया हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि ये शख्सियत कैसी होंगे। और फिर ये कि अमेरिका की स्पॉन्सरशिप के साथ और वहाँ पे इनकी जितनी पूरी मूवमेंट चल रही होती है, उसके साथ वो एक चीज़ उनको मीडिया के ऊपर आने का मौका दिया जाता है। उनकी लाइफस्टाइल के अंदर तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर ही रही होती है, उनके पॉलिटिकल बयानात में ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर ही रही होती है, जो सो कॉल्ड रिलीजियस बयानात देते हैं उसमें भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती है। लेकिन साथ साथ उनको फिर माउथ पीस बनाया जाता है, और माउथ पीस जब बनाया जाता है तो वो फिर वहाँ से एंटी चाइना सेंटिमेंट्स वहाँ पे जाहिर करते हैं कि ये तिब्बत जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है चाइना, चाइना का कोई हक नहीं है इसके ऊपर, मैं यहाँ का लीडर हूँ। तो अमेरिका और जो सो कॉल्ड प्रो डेमोक्रेसी आवाज़ें हैं दुनिया की, वो ये कहना शुरू कर देती हैं, देखें इन्होंने तो हकूक ही नहीं दिए वहाँ पे तिब्बत में लोगों को, और इस तरह की जिस तरह की वो ताइवान के बारे में बात करते हैं, हांगकांग के बारे में बात करते हैं। लेकिन बहरहाल जब हम देखते हैं, जिस तरह कि आपने क्वेश्चन में कहा कि चाइना को नाराज़ करना, एंग्री करना,
ये तो मकसद था इस बात का कि चाइना बहुत ज़्यादा मतलब कि झुंझला जाए इस बात पे कि क्यों मुलाकात की। यानी कि अगर चाइना ने अमेरिका के दुश्मन से मुलाकात की है तो इन्होंने चाइना के दुश्मन से मुलाकात एग्जैक्टली टिट फॉर टैट। एक रीज़न तो ये थी उनकी सिंपली। और दूसरा ये कि इसी को साथ हम मिला के देखें, कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं हो रही होती। TTP के जो एक रहनुमा हैं नूर वली महसूद, CNN उसका इंटरव्यू चला रहा है और वो साबित ये कर रहा है कि हम तो बड़े खुश हैं और साथ मिले हुए हैं अफगान तालिबान के और हम वहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं। एवरीवन नोज के जो TTP है वो रॉ फंडेड है, CIA फंडेड है, NDS के साथ उनके ताल्लुकात हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी काम करते रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। वो अफगान तालिबान के खिलाफ भी काम करते रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। तो मलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अफगान तालिबान ने इसका ऑफिशियली कोई जवाब दिया? हर चीज़ का जवाब देना मेरा नहीं ख्याल वो ज़रूरी समझते हों। जब ज़रूरी समझते हैं किसी चीज़ का वो जवाब देते हैं। ये इस चीज़ को इसको जवाब देने के लिए जब आप जाते हैं तो आप खुद एक ऐसे मेस में डल जाते हैं कि आप उनको फेम दे रहे होते हैं, उनको मजीद एक्सपोजर दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल अफगान तालिबान ने बेहतर समझा है कि इस पर खामोशी इख्तियार की जाए। एवरीवन नोज़ के वो CNN के ऊपर जाकर जब बैठते हैं आप तो उसका क्या मतलब होता है कि वो किस तरफ से टो किया जा रहा है, आपको हिलाया जा रहा है। जी हसन सदीक साहब, आप देखें ये जो दोनों मुलाकातें हैं और जो पूरा एरिया है तिब्बत का या जो अफ़गानिस्तान का, ये सब अल्टीमेटली जिस तरह आपने कहा CPEC और BRI के मंसूबे के तहत ही इम्पोर्टेंस इनकी बढ़ जाती है। तो CPEC में तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो ये बात जानता नहीं है कि चाइना के लिए उसकी क्या अहमियत है, पाकिस्तान के लिए उसकी क्या अहमियत है और अमेरिका कैसे उसके ख़िलाफ़ साजिशें और भारत किस तरह उसके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हम देखें तो चाइना और पाकिस्तान की तो बड़ी अहम ज़रूरत है कि एक इस्तेहकाम की कैफियत रहे, एक स्टेबिलिटी रहे। ऐसी सूरत में CPEC के जो चेयरमैन है उनका रिज़ाइन कर जाना और फिर अभी तक किसी चेयरमैन का ना बनना और फिर अभी एक सिर्फ स्पेशल एडवाइज़र का नॉमिनेट होना, ये सब कुछ आप कैसे देखते हैं कि इसके क्या असरात? आसिम बाजवा साहब CPEC अथॉरिटी के पहले चेयरमैन थे और उनको जो बनाने की प्राइमरी रीज़न थी वो ये थी कि वो एक तो ज़ाहिर है उनकी एज DG ISPR बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। जो मॉडर्न तर्ज पे ISPR को उन्होंने ही बनाया, यानी इंटरनेशनल मीडिया में भी जिस तरह से उस वक्त फ़ौजी ऑपरेशन ज़रा हो रहे थे उन्होंने फेस किया। फिर अगर आप इंटरनली देखें तो उन्होंने ISPR को बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिफॉर्म किया और उसी का फिर आपने नतीजा देखा कि उसके बाद जो है आसिफ गफूर उन्होंने भी उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया एंड ही वाज द फर्स्ट DG ISPR जिनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक प्रमोशन मिली ड्यूरिंग टेन्योर। और उसने आपने ये भी देखा कि राहील शरीफ की किस तरह से ब्रांडिंग की गई, क्योंकि वो अभी भी पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जनरल आर्मी चीफ माने जाते हैं। तो उसके बाद क्योंकि सदर्न कमांड में जो है आर्मी की, उसके वो कोर कमांडर थे सदर्न कमांड के, तो वहाँ पर ज़ाहिर है CPEC का उनसे डायरेक्ट रिलेशन था और चाइना से भी वो डायरेक्ट उनकी कम्युनिकेशन थी और ज़ाहिर है उनकी यानी उनका CV बहुत हैवी हो चुका था इस हवाले से, तो इसलिए उनको पहला चेयरमैन बनाया गया। ठीक है। और लेकिन उस अथॉरिटी का कोई एज सच लीगल वो नहीं था, यानी लीगल बैकिंग नहीं थी उस अथॉरिटी के इटसेल्फ। ठीक है, ठीक। उसमें कोई कंट्रोवर्सीज थी कि नहीं, पहले कहते पहले वो ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाई गई, फिर उसका कोई लीगल कवर नहीं था। उसके बाद जब उसको अभी रिसेंटली ही उसको लीगल कवर मिला है, बनाने का मकसद ये भी था ज़ाहिर है उनको कि एक तो सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज हैं बलूचिस्तान में, मेन इशू तो सिक्योरिटी का इशू है नहीं, लेकिन फिर आगे जो फेज 1 बना, फिर आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन, ये भी तो एक इशू था। तो आप देख लें कि जो फौज के बहुत से इदारे हैं, चाहे NLC है या FWO है, वहाँ पर फौज के CPEC में भी FWO का जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका बहुत रोल है। तो उनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें उनका बहुत रोल होता है। तो इसलिए भी जनरल बाजवा को ही सिलेक्ट किया गया इस काम के लिए। 2019 में वो आए और 4 साल टेन्योर था इसका। उनके इस ओहदे का। और आमतौर पे आपने देखा होगा कि फ़ौज में कोई बड़ा रोल किसी को मिला हो, किसी जर्नल को, चाहे वो DG ISPR हो, आर्मी चीफ हो, DG ISI हो, तो वक्त से पहले उनका ओहदे से हटना बहुत ही कम देखा गया। ठीक है, रेयर, बहुत रेयर है। सिविलियंस में तो ये आम बात है कि फ़ौज में, लेकिन ये जिस तरह से ये एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन पहले आप देखें कि जब ये लगे तो इनके बारे में भी ख्याल किया जा रहा था कि जितनी इनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और यही समझा गया था कि चाइना
के ही रिकमेंडेशन पे इनको लगाया गया है। और तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, बल्कि उनके बारे में तो ये समझा जाता था शायद उनको एक और टेन्योर भी मिल जाए। जब 2 साल पहले 2019 में उनको लगाया गया, उससे पहले बल्कि उनको मुआवने ख़ुसूसी लगा दिया गया इंफॉर्मेशन का। उसकी ज़ाहिर वजह ये थी कि उनका इंफॉर्मेशन में बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था। और अच्छा, इनका जो इंफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस है ये परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने का है। वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनके ज़माने में उस वक़्त, तो उनका उस वक़्त से इंटरेक्शन था मीडिया से। इनको DGISPR भी बाद में इसी वजह से लगाया गया था। तो वो उसी उनको एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने उनको स्पेशल असिस्टेंट लगाया था इंफॉर्मेशन का। और ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल पोस्ट थी, और जब उनको इतना ज़्यादा सिविल मामलात में भी और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात होते हैं उसमें इतने ज़्यादा, जब बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो ज़ाहिर है कि उनके स्कैंडल्स तो फिर निकलते हैं। और ये ओहदा भी इतना सेंसिटिव था कि जो पूरा वेस्ट है वो इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ है। तो इसी दौरान पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट है अहमद नूरानी, उन्होंने एक गैर मारूफ वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए उनके हवाले से एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा है, जिसमें उन्होंने बताया कि इनके फैमिली बिजनेसेस हैं। और उन्होंने बाजवा साहब ने जो अपनी गाड़ी शो की थी लैंड क्रूज़र अपने असासों में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने प्लान दिया था कि आपने जितनी भी कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने अपने असासे शो करने हैं। तो उन्होंने अपनी लैंड क्रूज़र जिसकी मालियत मार्केट में 3 करोड़ है, उसको उन्होंने 30 लाख शो किया। उस पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। बहरहाल उसके बाद उनका एक पिज़्ज़ा चेन के हवाले से उनकी आया कि वो चल रही है, और फिर उनका फिर आसिम बाजवा साहब ने भी उसका जवाब दिया। लेकिन वो मामला, उस मामले को फिर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप एक्साइल में है, मियां नवाज शरीफ साहब और दीगर जो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट से कह सकते हैं कि उनके अगेंस्ट बयान देते रहते हैं, तो वो उन लोगों ने इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाया। और इंडिया को और बाकी जो CPEC के ख़िलाफ़ ममालिक है उनको भी मौका मिला, तो उन्होंने भी इस इशू को बहुत उठाया। और आपने देखा होगा कि इस गवर्नमेंट में एक रवायत बहरहाल रही है, चाहे बाबर अवान हो या और कैबिनेट के मेंबर्स हों, जो हमारे नदीम बाबर थे पेट्रोलियम के, उसके अलावा PTI की और वज़रा भी थे जिन पे इल्ज़ाम आया और उनके पे या नैब की तहकीकात हो रही थी, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है। तो फिर गवर्नमेंट के प्रेशर एक तरह से आया कि आपकी PTI का तो कहती है कि जिस पे इल्ज़ाम हो तो वो रिज़ाइन करे, उसके बाद अगर वो इल्ज़ामात से अगर बाहर आता तो फिर उसके बाद उधर संभाले। तो उस वक़्त ये भी बात सामने आई कि आसिम बाजवा साहब ने अपना रेजिग्नेशन पेश की है दोनों ओहदों से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस वक़्त कबूल नहीं किया। अब ज़ाहिर है क्योंकि ये इसमें एक मिलिट्री का एक अहम शख्स इन्वॉल्व है, तो सैक करना या इस्तीफ़ा मांगना तो पाकिस्तान में ऐसे रवायत नहीं है। तो उसके बाद फिर बाजवा साहब ने उनका इंफॉर्मेशन वाला उनका मुआवने ख़ुसूसी का होता था, उससे वो पीछे हट गए, और यानी उससे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और लेकिन उस वक्त बहुत क्रिटिकल फेज़ चल रहा था CPEC का। आप देखें कि जो फ़ेज़ 2 जब स्टार्ट हुआ है, फ़ेज़ 2 में आपको पता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ वाला के इशूज़ हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि रोड नेटवर्क वगैरह एनर्जी प्रोजेक्ट्स तो फ़ेज़ 1 में थे। इसमें ज़्यादा है क्योंकि असल जो बेनिफिट होना है पाकिस्तानी अवाम को इससे, वो तो फ़ेज़ 2 से ही होना है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, जॉब्स इन्वॉल्व हैं, बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, और वो बहुत बड़ा यानी तकरीबन 2200 एकड़ पे वो उस पे काम हो रहा है फ़ेज़ 2 पे। ठीक है, तो उसका काम चल रहा था। फिर उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है तो इन्होंने CPEC के बहुत से प्रोजेक्ट्स को रिविज़िट किए, और आप देख सकते हैं कि जो टॉप प्लेटफॉर्म है CPEC के डिसीजन मेकिंग का, JCC, उसकी मीटिंग पिछले 2 साल से पेंडिंग है। जो सबसे बड़ा CPEC का प्रोजेक्ट है ML1, जो तकरीबन $7 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसकी जो फंडिंग है वो अभी तक चाइना के बैंक ने अप्रूव, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के और चाइना के मुज़ाकरात फाइनल नहीं हुए, और वो बड़ा बुनियादी प्रोजेक्ट है क्योंकि उसमें फिर एक और यानी लाइन बिछनी है फ्रॉम कराची टू पेशावर। तो ये तो एक नेगेटिव बात हुई ना, डिले। बिल्कुल, ये PTI गवर्नमेंट ने डिले जिस वजह से भी किया, उनका मकसद उनकी ये बात भी हो सकती है, कहते हैं कि हमने ये वो प्रोजेक्ट्स तो हैं उनको वो करना है, यानी जो मुआहदे हुए हैं उनको रिविजिट करना है। लेकिन उस दौरान जाहिर है बात तो नेगेटिव थी। इस गवर्नमेंट के आने के बाद CPEC के बहुत से प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, और JCC की जो मीटिंग है वो भी काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। फिर ज़ाहिर है बीच में कोविड भी आ गया,
लेकिन रिसेंटली उसका जो आप कह सकते हैं ना कि फिजिबिलिटी या जो उसका मास्टर प्लान था फेज़ 2 का, वो एग्जीक्यूट हो गया है, यानी उस पे काम स्टार्ट हो गया है और JCC की मीटिंग भी विद इन अ मंथ हो रही है। तो वो मेरे ख्याल से उनके ओहदे से हटने का जो उनका प्लान था वो शायद पहले का था, लेकिन वो चाह रहे थे कि जो अभी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने फेज़ 2 को देखने के लिए पिछले दिनों गवादर गए हुए थे, जर्नलिस्ट को लेके गए हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने हर चीज़ की ब्रीफिंग दी और वो उस पर काम अब स्पीड से होना दोबारा शुरू हो गया है, यही इतलात आ रही हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल से तो कहा कि आप जो काम चल रहा है उसको होने दें ताकि कोई उसमें रुकावट ना आए CPEC में। उस दौरान आपने ये भी देखा कि बहुत सी CPEC के हवाले से और भी बहुत सी रुकावटें आनी शुरू हो गई, जैसे दाफू का वाक़या हुआ, उसके अलावा कराची में भी रिसेंटली फायरिंग हुई है एक चाइनीज़ इंजीनियर पे, और तो इन वाक़यात की वजह से भी CPEC को नुकसान पहुंचा। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने ही ये बात रिकमेंड की थी कि जो ऐसा शख्स जिसकी फैमिली के इंटरेस्ट हैं अमेरिका में और अमेरिका ही सबसे बड़ा मुखालिफ है CPEC का, तो ऐसे बंदे को CPEC से हटा दे तो बेहतर है। लेकिन अभी ये सिर्फ क्यास रही हैं, इस हवाले से वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसको हेड लगाए रखना इसका फ़ायदा नहीं है, उन्होंने ही रिक्वेस्ट की हो। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाइना की तरफ से बात आई हो, जिस तरह मैंने आपको कहा। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाजवा साहब या फौज खुद चाहती हो कि जब इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई हैं तो फिर मैं खुद ही इससे अलग हो जाएं, क्योंकि फिर जाहिर है जो काम भी होता है सवाल से तो फिर अल्टीमेटली उसको भुगतना फौज ही को पड़ता है। जी जी। और जहाँ तक आपने साजिशों की बात की, वो मैं वही बात जो पहले बात हो रही थी मैं रिपीट करूँगा कि ये जो साजिशें हैं ये ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल से मज़ीद CPEC और BRA के ख़िलाफ़ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये मज़ीद कोई इक़दाम किए जाएंगे रॉ की तरफ से, NDS की तरफ से या CIA की तरफ से, किसी न किसी तरह वो इसको अटैक करते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली उनके अभी तो वैसे आना नहीं शुरू हुआ, लेकिन इंडिया के जो अखबारात आप देखना उनके आसिम बाजवा के बाद, बल्कि ये पाकिस्तानियों की तरफ से जो इंडिया का माउथ पीस हैं उनकी तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं कि उनका नाम आसिम बाजवा का ECL पर डाला जाए, उनसे जवाब लिया जाए। तो ये सारी बातें हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब जो खालिद मंसूर साहब आए हैं और हालांकि उनको सिविलियन है और उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया, शायद उसकी कोई लीगल मोडेलिटीज़ हैं ये वजह हो, लेकिन उनको स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया, तो वो उनको चाहिए कि अब एक्सपेडाइट करें ये जो सारे मामलात हैं। और जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है वो चाइना के साथ मिलकर बैठे, बल्कि मैं एक जगह पे मौजूद था जहाँ पे चाइनीज़ कॉन्सुल जनरल मौजूद थे, तो उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि हमें यानी चाइना को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही CPEC पे जिस तरह से मिलनी चाहिए। यानी उनका इस तरह का उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात नहीं की, लेकिन उनका अंदाज़ यही था। अभी रिसेंटली एक एनर्जी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके हवाले से कोई शिपमेंट थी चाइनीज़ कंपनी की, उसको FBR ने रोका हुआ था कोई टैक्स के सिलसिले में। उन्होंने एग्जाम्पशन अप्लाई की हुई थी, तो उनकी एग्जाम्पशन एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने आसिम बाजवा को लेटर लिखा हुआ था रिसेंटली। यानी इस तरह के जो रेड टेपिज्म है वो CPEC में आ रहा है, तो वो उसके हवाले से गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, कि वो बैठे हैं, और क्योंकि जो पाकिस्तान की लाइफलाइन है तो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और इस हवाले से ब्रॉड और इस हवाले से कि ब्रॉड पॉलिसी होनी चाहिए कि ख़ासतौर पे सिक्योरिटी और इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो जल्द से जल्द की जाए और चाइना के साथ बैठ के मिलकर डिसीजन लिए जाएं इसकी बेहतरी के लिए, यानी कि ना इसमें डिले हो और ना पाकिस्तान के मफादात जो है उनको कोई ठेस पहुँचे। बिल्कुल। अच्छा रज़ाउल हक साहब, ये CPEC का जो पूरा अभी हम बात कर रहे थे, तो इसी ट्रैक पर जो है जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी 2 बड़े हॉट और सेंसिटिव एरियाज़ हैं। तो आज़ाद कश्मीर में भी हालिया इलेक्शन हुए, नई हुकूमत आई और वहाँ की जो नई असम्बली है अब और नए वज़ीर आज़म उनके मुंतखब हुए, तो इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के जो हक़ खुद अरादियत जो है उस हवाले से कश्मीर की जो असम्बली है उसकी क्या अहमियत है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने जिक्र फरमाया अभी, देखिए कश्मीर के हवाले से एक तो पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है और वो असूली मौक़िफ़ फ्रॉम डे 1 है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शाह रह गया। साथ ये एक हमने देखा कि भारत ने, और ये हमारा एक समझ लें पाकिस्तान का वसीयत कौम और पूरी दुनिया का इस पर इजमा है एक तरह से, कि भारत ने
जो कश्मीर के ऊपर, जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे जो कब्ज़ा किया हुआ है वो गासिबाना कब्ज़ा है। आज भी पूरी दुनिया में, चाहे वो मीडिया हो चाहे यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स हों, वहाँ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ही होता है, ऑफिशियली ही ऐसे है। मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो अपने एक जस्ट कॉज के लिए वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी कर रहे हैं, दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उनको ये राइट हासिल है कि वो स्ट्रगल करें, चाहे वो आर्म्ड स्ट्रगल हो। ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर मौजूद है, आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इलीगल ऑक्यूपेशन, ये एक राइट है लोगों का, अलाउड है। साथ साथ अगर हम इस चीज़ को इस बात से मिलाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो करारदादें पास की हुई हैं हक़ खुद इरादियत जो कि कश्मीरियों को अवेलेबल है। अब देखिए कश्मीर का जो मामला है उसमें कश्मीरियों की जो राय है, इस्तिस्वाब राय का मतलब ये है कि जो उनकी राय है उसका एहतराम किया जाए, ठीक है। और कश्मीरी जो हैं वो अपनी राय पहले भी दे चुके हैं इस बात के हवाले से कि वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है। इंडिया ने गासबाना कब्जा कर लिया है वहाँ पे जाके। प्रॉब्लम की जड़ असल में ये है। अब हम जब आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं तो वो मकबूजा कश्मीर से एक हवाले से मुख्तलिफ है। आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से दूर नहीं होना चाहते, कोई ऐसी तहरीक ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। इंडिया के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है वो तो एविडेंस मौजूद है, हम इंडिया के अंदर की बात नहीं कर रहे। मकबूजा कश्मीर की अपनी लीडरशिप जो वहाँ पे है, और वहाँ पे आम मुसलमान जो हैं, और वहाँ पे जिन्हें कहा जाता है हुर्रियत के लोग हैं जो हैं वहाँ पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे हो, हुर्रियत, दोनों सूरतों में उन्होंने वहाँ पे ये बात आवाज़ अपनी बुलंद करके बताई है कि हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। सिर्फ यही नहीं कि वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि वहाँ पे वो नारे लगाते हैं मकबूजा कश्मीर के, भारत ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो मशहूर नारा है वहाँ का। अब जैसा कि आपने जिक्र किया कि ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आज़ाद कश्मीर की वो तो इलेक्ट हो जाती है, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं। मैं इस बात की तरफ नहीं जाना चाहता कौन बनता है कौन नहीं बनता, किसने वहाँ पे अक्सरियत ली किसने नहीं ली। ज़रूरत इस बात की है कि एक तो ये कि ये कश्मीर का जो इशू है ये अबव पार्टी लाइन्स हो, ठीक, इसमें इट डजंट मैटर किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, एक्चुअली ये कौमी इशू है असल में, उसको कौमी इशू की तरह ही लेके आगे चलना चाहिए। जो वहाँ पे आए ठीक है, जिसकी भी बन जाए हुकूमत, जैसे कि इस वक्त लेजिस्लेटिवली बनती है, कश्मीर कॉज को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, वरना वो पूरी कौम के साथ जुल्म होगा, कश्मीरियों के साथ जुल्म होगा। दूसरा ये कि कोशिश होनी चाहिए इस हवाले से, और ये मेरा एक तो हुकूमत पाकिस्तान और वो जो दूसरी मुख्तलिफ हुकूमतें उनसे भी बात ये कर रहा हूँ मैं, लेकिन साथ साथ ये कि कश्मीरी खुद भी अपनी होम ग्रोन लीडरशिप जो है वो डेवलप करें आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि मकबूजा कश्मीर में आपको नज़र आती है कि वहाँ पे शायद हालात की वजह से, क्योंकि वहाँ जबरी इंडिया का इतना है, वहाँ पे होम ग्रोन लीडरशिप उनकी उभरी है, ठीक है। और वो होम ग्रोन लीडरशिप फिर अपना स्टैंड लेती है, अपना केस लेके पूरी दुनिया की अदालत में जाती है, इनके खुद कश्मीरी जाते हैं अपनी बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पाकिस्तान कश्मीर के इशू को बहुत ज़्यादा रेज कर रहा होता है, होम ग्रोन लीडरशिप कश्मीर से या कश्मीरियों की जो आवाज़ है आज़ाद कश्मीर से यूनाइट करने के लिए, भारत के तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए, जो कि नाजायज़ तसल्लुत है, पूरी दुनिया मानती है। जब वो कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के लोग, उनकी लीडरशिप वो जाके पूरी दुनिया में केस को प्रेजेंट करेगी, इंटरनेशनल मीडिया में भी उनको एक्सपोजर मिलेगा। आजकल मीडिया से रोकना बड़ा मुश्किल है किसी को भी, ये नहीं हो सकेगा कि रोक दे। फिर उनके पास दूसरे एवेन्यूज़ है, अगर ठीक है अमेरिकन मीडिया नहीं भी लेके आता, बहुत सारा मीडिया ऐसा अवेलेबल है जहाँ पे आवाज़ उठाई जा सकती है। जब ये काम बढ़ेगा आगे चलेगा तो फिर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ्रूटफुल बात हो। तो बहरहाल ये हक़ खुद इरादियत के हवाले से, और फिर ये पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ जो उसके हवाले से, ये जो उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चलती रहती है जो इस मौजूदा पैराडाइम के अंदर है कि लेजिस्लेटिव असम्बली बनती है, उसका फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे इलेक्ट होता है, वहाँ पूरा एक उनका अपना हाउस चलता है, हाउस में असेंबली चलती है, उसकी अपनी जगह अहमियत है, यकीनन अहमियत है, लेकिन आगे बढ़ के मज़ीद ये ज़रूरत है कि वो अपना केस भी प्रेजेंट करें जाके इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन में भी, इंटरनेशनल बॉडीज़ के सामने भी, लीगल फोरम्स के ऊपर भी, और फिर मतलब बाई प्रेशर वो इंडिया के ऊपर इस तरह इतना पूरी दुनिया से डले कि ये कश्मीरियों की आवाज़ है, कि वो चाहते हैं सिर्फ मकबूजा कश्मीर से नहीं, दूसरी जगह से भी, कि वो चाहते हैं भारत से अलग हों, यानी कि पाकिस्तान नहीं कह रहा है, ये कश्मीरी कह रहे हैं। जी, मैं ये इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंटली कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं, और वहाँ पे ज़ाहिर है एक रवायत रही है कि जो वफाक की पार्टी होती है वही जीतती है। ये एक तरह से अच्छा भी है कि जो एक यूनिटी ऑफ कमांड होती है, और जो इंटरनेशनल केस पोर्ट्रे करना होता है उसमें फेडरल गवर्नमेंट जिस पार्टी की है वही गवर्नमेंट अगर आज़ाद कश्मीर में हो तो वो एक पॉलिसी बनाने में आसानी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों को फॉर ग्रांटेड लिया है।
कुदरती तौर पर, अब कहते हैं जिस तरह वहाँ से हमारे दरिया आते हैं, नेचुरली पहाड़ों का सिलसिला हमारा वहाँ से है, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ ऐसे अलाइन किया हुआ है कि शायद कश्मीरी ख़ुद भी चाहें तो वो पाकिस्तान को अपने आप से अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अगर आप इंडियन कश्मीर का लिटरेसी रेट देखें, इंडियन कश्मीर में डेवलपमेंट देखें, इंडियन कश्मीर में जैसे रज़ा साहब ने कहा उनकी होम ग्राउंड लीडरशिप देखें, तो पाकिस्तान के कश्मीर से किसी तरह भी वो कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। वहाँ पे वो चीज़ें मामलात इस लिहाज से बहुत बेहतर हैं। उनको इसलिए भी करना पड़ा कि वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ तहरीकें चल रही हैं, नफ़रत थी, तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए भी ये किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अनफॉर्चुनेटली उनको वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की गई, क्योंकि हमने ये फ़ायदा उठाया, देखें जी भाई हमारे साथ हमें क्या ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान खुद कुछ करे, पाकिस्तान को चाहिए वहाँ पे उनको इतना आज़ाद करे और उनको इस तरह से फैसिलिटेट करे कि वो खुद, जिस तरह इन्होंने कहा कि वो अपनी आवाज़ में न सिर्फ बने बल्कि वो अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने कामों के लिए इस तरह का मॉडल बने, क्योंकि वहाँ पे अगर डेवलपमेंट होगी, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो कुदरती बात है कि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनके भी दिल से आवाज़ निकलेगी कि हमने इस कश्मीर के साथ जाना है। अगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी तो मकबूजा कश्मीर के लोग क्या सोचेंगे, यार हमें इससे बेहतर नहीं, हम इंडिया के साथ ही रहें, वो कम अज़ कम हमारी इकॉनमी तो इंडिया बेहतर चलाता है। तो इसलिए पाकिस्तान को ना इस हवाले से रिविजिट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अगर कश्मीर में इस तरह इन्वेस्ट करता है तो इसका इंडिया को भी बड़ा, जैसे कहते हैं वो, बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा एक किस्म बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसकी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बात की ना कि कश्मीर को सेल्फ ऊपर आने दिया जाए, मैं आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कोई क्रिकेटर कश्मीर से पाकिस्तान का आए होंगे, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक कश्मीर प्रीमियर लीग, एक लीग करवाने जा रहा है, और उस लीग में बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। उनमें से एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ने ट्वीट की कि जो इंडिया है, BCCI उनका जो इंडियन बोर्ड है, वो प्रेशर डाल रहा है कि मैं इसमें हिस्सा ना लूँ, वरना IPL से उनको फारिग कर दिया जाएगा। और अगर आप उनका मीडिया देखें तो इस वक्त हर तरह की हेडलाइन है कि ICC जो है वो इस को कश्मीर प्रीमियर लीग को रिकग्नाइज ना करे, और उसके खिलाफ वो हर जगह बयानात दे रहे हैं। इससे उनको अब अंदाज़ा उनको हो रहा है कि अगर कश्मीर प्रीमियर लीग होगी, वहाँ के लोग देखेंगे, अब देखें ना, अब एक मुजफ्फराबाद की टीम होगी, जब वो बालाकोट की टीम से खेल रही होगी, तो आप खुद सोचें मकबूजा कश्मीर में क्या सेंटिमेंट होगा। क्या वहाँ पे घर घर में मुजफ्फराबाद के वो नारे बिल्कुल नारे लगेंगे। और जाहिर है कि वहाँ के जो बहुत सी फैमिलीज हैं जिनका ताल्लुक है वहाँ से, बहुत सी फैमिलीज हैं जिनके रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, हालांकि तो देखने में सिर्फ एक गेम है, क्रिकेट गेम है, लेकिन इसलिए इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के कोई ब्यूरोक्रेट या कोई भी, जिस तरह हमने, बड़ा अच्छा इकदाम था पिछली गवर्नमेंट का कि उन्होंने जो मसूद खान इस वक्त प्रेसिडेंट हैं कश्मीर के, वो एक ब्यूरोक्रेट थे फॉरेन ऑफिस के, उनको लगाया उन्होंने, और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से कश्मीर का केस प्रेजेंट किया। इसी तरह कश्मीरियों को अगर आप लाइमलाइट में लेके आएंगे, और उन्हीं को फैसिलिटेट आप करेंगे कि वो खुद अपना केस लड़ें जाके, और कश्मीर इटसेल्फ उसकी इकॉनमी हो, और वो उसके जो मामलात हैं वो इंटरनेशनल दुनिया खुद अपनी आंखों से देखेगी, तो उनकी एक से बनेगी। और इस तरह के जो इक़दाम है, इस तरह की चीज़ें कश्मीरियों को कश्मीरियों के बिहाफ पे करने देना चाहिए। जी सदीक साहब जी, जो अभी 2 साल हो गए इस इशू को, ये भी तकरीबन मतलब कि अभी लटकता ही नज़र आ रहा है। फिर आप देखें अफ़गानिस्तान है तो वहाँ भी मुसलमान हैं जो पिस रहे हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है मामला। और अगर फ़र्ज़ करें हम उठना भी चाहते हैं तो हमें किसी न किसी के सहारे ही की ज़रूरत है। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि हम जो है वो मुसलमान आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ देकर इन इशूज़ को हम खुद हैंडल करें? बिल्कुल जी, देखें 5 अगस्त वाली जो बात आपने की, मैं उससे स्टार्ट लूँगा कि वो जो वाक़या हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की डिप्लोमेसी की, बल्कि मैं उसे कहूँगा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था। मैंने अपनी लाइफ में इतना अग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्टांस पाकिस्तान का किसी भी मामले में नहीं देखा। जिस तरह 5 अगस्त के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए और उनके मुखालफिन उनकी तकरीरें की, लेकिन मैं आपको बताऊँ अल्टीमेटली 2 साल बाद ये महसूस अब हो रहा है कि उसका प्रैक्टिकल कोई फ़ायदा हमें सच नहीं हुआ। ठीक है, कुछ जो आलमी ताकतों के सामने कुछ चीज़ें नज़र आई, पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का इशू हाईलाइट ज़रूर हुआ, वो पहले भी होता रहा था, इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना इंडिया मजबूर हुआ अपने इक़दामात वापस लेने से, ठीक है, ना कश्मीर में कोई ऐसी रेजिस्टेंस
सामने आई जिससे इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हो, बल्कि हाल ही में जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है उसमें एक आर्टिकल छपा है जिसमें कहा गया है कि मोदी का जो स्टेप था 2 साल पहले कश्मीर वाला, उसके बाद उसका जो कंट्रोल है वो कश्मीर में मज़ीद मजबूत हो गया है। वहाँ पे जो वायलेंट मूवमेंट चल रही थी उनमें भी कमी आई है, बल्कि उन्होंने स्टैट्स दिए थे कि तो ऑलमोस्ट 59% जो है वो कमी आई है वहाँ पे पुरतशद्दुद वाक़यात में। अच्छा, आपने देखा था कि उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में वगैरह में बड़े सख्त मोदी के ख़िलाफ़ बयान आने शुरू हो गए थे, स्टोरीज आनी शुरू हो गई थी, आर्टिकल्स आने शुरू हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि लाइंस बहुत क्लियर ड्रॉ हो रही हैं जी, अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ खड़ा है कि चाहे वो कश्मीर का मामला हो या और कोई भी मामला हो, तो अब वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि किसी मामले में भी कश्मीर, क्योंकि ज़ाहिर है कश्मीर भी लिंक्ड है आपस में, उसके साथ लद्दाख भी लिंक्ड है, उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान भी लिंक्ड है, तो वो नहीं चाहेंगे कि कश्मीर का जो पाकिस्तान राइट मांगता है किसी तरह वो इशू इतना यानी वो इस हद तक जाए कि वो सॉल्व हो जाए पाकिस्तान के हक में, क्योंकि ज़ाहिर प्लेबिफिट हुआ तो वो पाकिस्तान के हक में ही जाएगा। और वैसे भी देखें ना, बिल्कुल चाइना से पहले ही उसकी मुखालफत है, पाकिस्तान ने भी उसे सीधा सीधा जब एब्सोल्युटली नॉट कहेगा तो उसके नताइज तो निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और आप ये देखें कि पाकिस्तान को चाहिए अब कोई, यानी जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि आज़ाद कश्मीर की को आगे करें, उनकी लीडरशिप को आगे करें, और दूसरा पाकिस्तान को हुकूमती सतह पे भी अवामी सतह पे भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह हम इत्तेहाद करें, यानी अब मुत्तहिद हों। और हमारा जो इत्तेहाद का मामला है, मुत्तहिद होने का मामला है, वो सिर्फ इस्लाम रह जाता है, वो कहीं से भी, यानी मेरे ख्याल से अगर हम कल्चर की बात करें या बहुत सी और चीज़ों की बात करें तो शायद पंजाबी सिख से हमारा कल्चर से ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन हम जो इकट्ठे हैं, हमारी जो लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं और जो हमारा कश्मीर पे क्लेम है वो सारा आके इस्लाम पे आता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, नील यानी अरब से, वहाँ से लेकर ताबखा के काशगर। अब काशगर, अब पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या क्या है कि चाइना सेंट्रल एशिया या यानी चाइना तक बात की अल्लामा इकबाल ने। शायद उनका विजन इतना क्लियर था, वो आगे ट्रेड होती उस तरह देख रहे थे, सिल्क रूट शायद उनके जहन में होगा। और ये कह सकते हैं ना, क्योंकि मुसलमान तो बहरहाल उस वक्त भी जकार्ता में भी थे, मलेशिया में भी थे, उस जगह में भी थे, लेकिन अल्लामा इकबाल ने काशगर की बात की। तो हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर उनकी बुनियाद देखें, उसका हल इत्तेहाद है। चाहे आप बलूचिस्तान में मूवमेंट्स देखें, आप कश्मीर का इशू देखें, आप पश्तूनों में जो इस वक्त एंटी तालिबान सेंटिमेंट है, ख़ासतौर पे पश्तूनों में, वो भी उनकी पश्तून कौम की वजह से है। जो विद इन पश्तून उनसे मसला है तालिबान से पश्तूनों को, इस्लाम ही की वजह से है। इसलिए अगर वो इस्लाम के झंडे तले आएंगे, हमारे इवन सिंधी, आपके सामने है कि इस वक्त सिंध और कराची जो पाकिस्तान का, ख़ासतौर पे कराची पाकिस्तान का सबसे अहम शहर है माशी, उसकी जो तरक्की ना होने की या उसको पीछे जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? एथनिसिटी। वहाँ पे एक सिंधी लीडरशिप है जो कराची पर मैं कहूँगा मुसल्लत है, और वो नहीं चाहती कि कराची डेवलप हो। यहाँ पे भी एथनिसिटी आ जाती है, यानी कि तमाम मसाइल का हल, यानी ज़ाहिर और मसाइल भी होंगे, लेकिन जी बड़ा बुनियादी मसला है। तो हमें चाहिए कि हम किसी तरह हुकूमती सतह पर भी, अवामी सतह पर भी एक हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन सिद्दीक साहब और जनाब रज़ाउल हक साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।